हाय एवरीवन। तो आज हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की समरी करेंगे और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पहले पूरी करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर क्वांटम केमिस्ट्री तो फिर उसकी समरी करेंगे। मैंने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की समरी पहले डाली रखी है उस पर यूट्यूब चैनल पे, इससे जो पहली वाली वीडियो उसकी खाली पीडीएफ है। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि जो ये मतलब कि समरी है, इसके सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सबको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली कम से कम 1-1.5 घंटे के आसपास बनेगी, शायद ये 2-3 वीडियो में भी आ सकती हैं। तो देखेंगे जिस हिसाब से होता है। तो स्टार्ट करते हैं। नेट और गेट के लेवल के हिसाब से इसकी पूरी समरी बनेगी। ठीक है, सारे फॉर्मूले जितने भी हैं इंपॉर्टेंट वो सारे पूरी थर्मोडायनेमिक्स की वो करवाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर मॉलिक्यूल्स की स्टडी, उसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है ना, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? रेट, मतलब स्पीड की रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, वो केमिकल काइनेटिक्स। ऐसी थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे पी है, वी है, यू है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, इंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, वर्क है, हीट है। ठीक है, तो ये सब का मैक्रोस्कोपिक, मतलब बड़े लेवल पर माइक्रोस्कोपिक पे नहीं, मैक्रोस्कोपिक में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितनी प्रेशर है, कितनी वॉल्यूम है, तो ये सभी चीज़ आती हैं इसमें। ठीक है, इस वाले चैप्टर में तो इन्हीं की स्टडी है थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो करते हैं। पहले सबसे पहले इसमें, क्योंकि मैं नेट और गेट के लेवल के हिसाब से उससे के फॉर्मूले लिखवाऊंगा ना, तो सबसे पहले करते हैं यूनिट कन्वर्जन। देखो यूनिट कन्वर्जन में, जैसे मान लो 1 एटमॉस्फेरिक लीटर, वो कितना होता है? 101.3 जूल। 1 बार लीटर वो कितना होता है? 100 जूल। और क्या होता है? जैसे मान लो 1 लीटर कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, और क्या है? जैसे कि मान लो जूल होती है, तो जूल को क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर। जूल क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल को एक तरीके से और लिखना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये क्या बन गया? न्यूटन। तो न्यूटन की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और देखो जैसे कि मान लो हमारे पास SC होता है, ये आ गया ना समझ में? अब देखो जैसे मान लो हमारे पास HC होता है सेंटीमीटर इनवर्स, उसमें हम HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? जूल। और जैसे मान लो सेंटीमीटर इनवर्स है, अगर खाली मैंने C से मल्टीप्लाई करी तो पर सेकंड आ जाएगा, जिसे हर्ट्ज भी बोलते हैं। अगर हमने करी, वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसमें है नहीं, और क्या आ जाएंगे इसमें? जूल आ जाएगा। और यूनिट कन्वर्जन इसमें क्या है? हाँ यही। अब देखो जैसे कि मान ले के भी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन पर मोल। प्लैंक्स कांस्टेंट कितनी होती है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, वो कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू कितना होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसे एक तरीके से और लिखना, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये कुछ हो गए। और देखो जैसे कि √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। √3 की 1.73। ln0 की, ln1 की, ln2 की। ln0 कितना होता है? -∞। ln1 कितना होता है? 0। ln2 कितना होता है? 0.6। और जैसे मान लो ln10 कितना होता है? 2.303। और ये तो मैथमेटिक्स के हैं पर इसमें ना यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं लिख ही रहा हूँ साथ के साथ, ऐसे पता हो गया आपको ये सब। और देखो जैसे मान लो log 0 कितना होता है? -∞। log 1
ठीक है। ln1 कितना होता है, 0 होता है, log1, log2 कितना होता है, 0.3, log10 कितना होता है, 1, ठीक है, log1000 कितना होता है, 2। अब देखो एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि log ln क्या होता है, 2.303 log, ठीक है ना। ये कुछ एक वैल्यू याद करनी। अब देखते हैं अब इसमें क्या है आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, इनके बारे में। यूनिट कन्वर्जन बहुत सारी हैं, ठीक है, पर यूज ही नहीं होती वो, और वो उसे देख लेना अपने आप लिख के। देखो सबसे पहले क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक, बार प्रेशर की यूनिट, तो डेल पी इज इक्वल टू 0। डेल टी का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये भी मान लो 500 केल्विन है और ये भी 500 केल्विन है, तो कितना हो गया, 0 हो गया ना, तो डेल टी इज इक्वल टू 0। ऐसे आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट होता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट होता है पॉलीट्रोपिक। हाँ पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक में मान लो Cp इज इक्वल टू 0, Cv इज इक्वल टू 0। Cv क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये सब 0 होते हैं। अब देखो ये होते हैं स्टेट फंक्शन, ये होते हैं पाथ फंक्शन। तो सबसे पहले इन्हें देखते हैं, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमारे पास स्टेट वेरिएबल, ठीक है। जो भी कोई भी ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जितनी चीज़ें, अगर ये किसी मॉलिक्यूल की स्टेट के बारे में बताते हैं तो उसे बोलते हैं उसका स्टेट वेरिएबल। जैसे मान लो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों स्टेट वेरिएबल, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स की, किसी भी सब्सटेंस की उसकी स्टेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, विच डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ का मतलब मान लो यहाँ से जा रहे हैं, विच नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। मान लो यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं, वो हम यहाँ से यहाँ तक भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ उल्टे भी आ सकते हैं, ए से बी। उसको पाथ से कोई डिपेंड नहीं करता, उसे इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है बस। तो साइक्लिक इंटीग्रल, मान लो घूम से अगर उल्टे वहीं पर आ रहे हैं तो साइक्लिक इंटीग्रल कितना होता है, 0। जैसे कि मान लो हमारे पास होता है U H P V T और S और G A, ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल नहीं, पाथ फंक्शन। तो विच डिपेंड ऑन द पाथ, मतलब उन्हें रास्ते से फ़र्क पड़ता है। मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इस वाले रास्ते से, और उल्टे आ रहे हैं इस वाले रास्ते से, ठीक है। तो साइक्लिक इंटीग्रल इनका 0 नहीं होता। जैसे कि मान लो QWC, क्यों क्या, हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी। जैसे मान लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ये भी क्या है, पाथ फंक्शन, और ये क्या है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गए स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अब एक और देख लो, जैसे मान लो पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, थर्ड एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है ना, और फोर्थ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक। हाँ आइसोलेटेड, और फोर्थ कौन सा है, एडियाबैटिक। देखो क्या क्या है। ओपन सिस्टम क्या होता है, जो सिस्टम खुला हुआ हो, जिसमें से मैटर बाहर निकल सकता हो, हीट भी बाहर निकल सकती हो। तो द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। सेकंड क्लोज सिस्टम, मतलब कि अगर बंद कर दिया तो जैसे थर्मस है, थर्मस नहीं, वो कुकर है, तो कुकर में से बाहर नहीं निकल सकती ना सब्सटेंस, बट हीट तो बाहर निकल सकती है, गर्म हो जाएगा वो, हीट बाहर निकल रही है। तो क्लोज सिस्टम मतलब कि मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, बट हीट
एक्सचेंज हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम जैसे मान लो थर्मस है, मैटर तो बाहर नहीं जा सकता और ना ही हीट बाहर जा सकती, तो ये क्या है आइसोलेटेड सिस्टम, ना अंदर आ सकती ना बाहर, क्योंकि हमने चाय डाल दी तो वो पूरे दिन तक गर्म रहेगी। तो ये कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम। एडियाबैटिक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम, इसमें क्या होता है कि मैटर का तो एक्सचेंज नहीं होगा अब क्लोज सिस्टम में, बट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो ये होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड और एडियाबैटिक सिस्टम। अब नेक्स्ट करते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जीरोथ लॉ में क्या है, जीरोथ लॉ में मान लो हमारे पास ए है और बी है, तो जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के और सेकंड लॉ के बाद आया था। तो देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, मान लो ए इज इक्विलिब्रियम विद बी और बी इज इक्विलिब्रियम विद सी। अगर मान लो ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में और बी सी के साथ है, इफ देन, तो ए इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम विद सी। मान लो ये क्या उठा के सी के साथ रख दिया जाए तो इनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि वो उसके साथ भी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये तो नहीं है बस, देखो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये भी क्या है पाथ फंक्शन, और ये क्या है स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब देखो अब एक चीज़ देखते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, विच आर नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो। मान लो हमारे पास एक पूरा ड्राम है, किसका, जूस का बना रखा है, पानी रोब जग पानी का बना रखा है, उसमें से हम एक बाल्टी निकाल लेंगे तो उसकी जो मिठास है जो भी है उसकी कंसंट्रेशन कम तो नहीं हो जाएगी ना। तो इसलिए वो एडिट, मतलब उसमें एक बाल्टी अगर डाल दिया तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ तो नहीं जाएगी ना, सेम सब्सटेंस का। ठीक है ना, दो जगह बना के डाल दिया, निकाल दिया तो उसकी कंसंट्रेशन का चेंज नहीं होगी। तो ये क्या नॉन एडिटिव। तो जैसे मान लो कंसंट्रेशन हो गई और डेल यू मोलर, डेल एस मोलर, डेल एच मोलर, प्रेशर डेल जी मोलर, टेम्परेचर ठीक है डेल जी मोलर, और टेम्परेचर और डेल ए मोलर, कंसंट्रेशन हो गई। और क्या है डेंसिटी रो, ईएमएफ और कलर और टेस्ट। ठीक है, और क्या है कंसंट्रेशन हो गई, टेस्ट हो गया, कलर हो गया। और जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हार्डनेस, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हार्डनेस, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, हार्डनेस, लस्चर, टेस्ट, कलर, कंडक्टिविटी। तो ये सारी क्या है नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड होती है एक्सटेंसिव। ठीक है, देखो उसमें कौन कौन से बच गए थे, वॉल्यूम बच गई थी। ठीक है, ये क्या होती है एडिटिव होती हैं। और एडिटिव कैसे, मान लो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और एक हमारी इतनी लेंथ है, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड हो जाएंगी ना वो। तो जैसे वॉल्यूम हो गई, लेंथ हो गई, और क्या एरिया हो गया, और ये सारे के सारे डेल यू, डेल एस, पर मोलर में है ये मोलर में नहीं है, डेल एस, डेल एच और डेल जी, डेल ए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। और क्या है जैसे वेट हो गया, साइज हो गया,
वॉल्यूम हो गई, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये ना, कंसंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी क्या होती है एक्सटेंसिव, और ये क्या होती है इंटेंसिव। तो ये याद रखना, एक्सटेंसिव और पुण्य में एक्सटेंसिव, अगर इनका रेशियो आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव, नंबर ऑफ मोल्स, और इनको करके कंसंट्रेशन बनती है, वो क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। अब वो देखते हैं, जैसे कि वर्क सिस्टम कर रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है या हीट हम दे रहे हैं, तो उनमें साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, ये होता है हमारे केमिस्ट्री में, बट फिजिक्स में क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन इसमें माइनस आ जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमें खाली इस पे ध्यान रखना है। तो देखो, मान लो हमारे पास है कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होती है, डी पी इज इक्वल टू नेगेटिव, नहीं वॉल्यूम ना, हाँ वॉल्यूम डिक्रीज होती है, प्रेशर उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा कंप्रेशन हो रहा है। अब ये क्या है, ये कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि इसकी वॉल्यूम पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई, तो ऊपर से हम काम कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं। और हीट, और इस पर हम इसको दबा रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी ना, तो हीट रिलीज बाय द सिस्टम, ठीक है ना, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन देखो, ये एक्सपेंशन में क्या है, ये बाहर निकल रही है, ठीक है ना, गैस बाहर निकल रही है, तो कौन काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ी है ना, तो डी वी इज इक्वल टू पॉजिटिव, प्रेशर पहले इसमें ज़्यादा था, इसमें कम हो गया, तो डी पी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो कौन काम कर रहा है, सिस्टम खुद काम कर रहा है ना, और सिस्टम खुद काम कर रहा है, मान लो हम इसमें हीट दे रहे हैं, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो क्या होता है, हम पहले तो सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम में वर्क वो खुद काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। और हीट गिवन टू द सिस्टम, हम उसको हीट दे रहे हैं, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट हम खुद दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हम खुद दे रहे हैं ना, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट क्यों होते हैं, जैसे मान लो हमने इसमें उतनी हीट दी, ठीक है, और उसने उतना ही काम कर दिया, तो इसकी इंटरनल एनर्जी जीरो ना, और जीरो तो लो देखो, फर्स्ट लो देखो, क्यू प्लस डब्लू। मान लो हमारे पास जो भी थी, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी, इसकी मान लो जितनी हुई थी 50 थी, हमने उतनी हीट दे दी, वो होगी 60, उतना ही उसने काम कर दिया, ठीक है। 50 से मान लो 60 हो गई, और 60 से फिर इसने 10 काम कर दिया, फिर 50 हो गई, तो अब भी इसमें 50 ही है, तो 50 से 50 इंटरनल एनर्जी है, तो हमने 10 हीट दी थी और उसने 10 का ही काम कर दिया। वैसे होता नहीं है, एफिशिएंसी पूरी वन नहीं होती, पर ये देखो कि मान लो 10 हीट दी थी और 10 बाहर निकल गई उतनी, ठीक है, वर्क की फॉर्म में हमने 10 हीट दी थी, 10 वर्क की फॉर्म में बाहर निकल गई, इंटरनल एनर्जी जीरो, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये मान लो जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, तो डब्लू इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो इनके साइन हमेशा अपोजिट आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये होता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन के केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हाँ अब करते हैं अपना हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी करते हैं एक बार, और फिर देखेंगे अपना, एक तो मार कर है ना, देखो हीट कैपेसिटी से पहले ना अपना वही देखते हैं एक बार, जीरो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या फर्स्ट लॉ, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, तो देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा,
देखो डब्ल्यू क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डब्ल्यू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी, और क्यू कितना आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल यू। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कर दी तो डी वी इज इक्वल टू जीरो और पी डी वी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। देखो सेकंड क्या है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। एच मतलब कि अगर मैं दोनों साइड उसको वो कर दूँ, डेल लगा दूँ, डेल वी इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी प्लस वी डेल पी, ये क्या होता है, क्या वो होता है डेल यू प्लस पी डेल वी, ये रहा। तो डेल एच इज इक्वल टू क्यू प्लस वी डेल पी। अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, तो डेल पी इज इक्वल टू जीरो, तो वी डेल पी इज इक्वल टू जीरो, तो डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी, ठीक है ना, इन दोनों को याद रखूँगा, क्यू वी डेल यू क्यू पी डेल एच, ठीक। अब देखते हैं अपना हीट कैपेसिटी। तो देखो सबसे पहले अपने पास हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होती क्या है, क्या होती है हीट कैपेसिटी, उसको पहले सी से डिनोट करते हैं। तो सी क्या होता है, क्यू ओवर डेल टी। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी सब्सटेंस को कितनी हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए, ठीक है। मान लो ये मार्कर है, इसका हम मुझे टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस, हमें मतलब कि 350 केल्विन है, हमें इसे 351 केल्विन करना है, तो इसमें हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी उसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 केल्विन इज नोन एज हीट कैपेसिटी। तो ये हीट किस में देंगे, हम जूल में देंगे। टेम्परेचर देख, टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1, मान लो पहले 350 था, ठीक है, अब हमारा 351 हो गया, मतलब कि 350 था और 351 हो गया, तो 351 माइनस 350 कितना, 1 केल्विन, तो वो 1 केल्विन ही है, ठीक है। तो किस में आ रही है यूनिट, केल्विन, तो हीट कैपेसिटी कितनी आ गई, जूल पर केल्विन, ठीक है। सेकंड क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी एस से डिनोट करते हैं। देखो सी क्या होती है, सी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल टी, और यहाँ पर लग जाएगा डब्लू। अब देखो डब्लू क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या होती है हमारे पास जूल में, ये किस में होती है, केल्विन में, और ये क्या होती है, ग्राम में। तो इसकी यूनिट क्या बनी, जूल पर केल्विन पर ग्राम, ठीक है ना, तो जूल पर केल्विन पर ग्राम। तीसरी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। सी एम, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, देखो सी एम इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल टी, और यहाँ पर लग जाएगा एन, विल द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो ये किस में, जूल में, ये किस में, तो सी एम इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल टी, तो ये किस में, जूल में, ये किस में, केल्विन में, ये किस में, मोल में, तो ये क्या बन जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये हो गई। अब देखो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया ना ये, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सीवीएम से डिनोट करेंगे। तो देखो सीवीएम इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एन डेल्टा टी, और किस में, वॉल्यूम में, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख देंगे। क्यू वी क्या होता है, मैंने पीछे बताया था, क्यू वी क्या होता है, डेल यू, और क्यू एच, क्यू पी क्या होता है, डेल एच, ठीक है, नहीं याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच ओवर एन डेल टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी वी एम। अगर मैं इनको यहाँ ले जाऊँ तो देखो ये और याद रखना, सी वी एम क्या होता है, सी वी अपॉन एन होता है ना, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं उल्टा सी वी एम इंटू एन कर दूँ तो सी वी हो जाएगा ना, इसको यहाँ ले जाऊँ, तो सी वी एम इंटू एन इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी। तो ये क्या होगा, सी वी इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, डेल एच नहीं है, डेल यू है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल यू डेल टी और एट कांस्टेंट वी,
ठीक है, ये रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या बना, सी वी इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, अब देखो ये होगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो सीपीएम बनेगा। तो देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। तो मोलर हीट कैपेसिटी, अगर मैं मोलर की बात करूँ तो एन डेल्टा टी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्यू प्रेशर पे है ना, तो क्यू पी ओवर एन डेल टी ये बन जाएगा। क्यू पी क्या होता है, डेल एच वो लिख रहा, ओवर एन डेल टी। अगर एन उधर चला जाएगा तो सी पी इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी। और इसे कैसे लिख सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू, तो ये दो रिलेशन बने हमारे पास, सी वी इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और सी पी इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी तक। अब देखते हैं अपना, हाँ ये और देख लेते हैं कि सी पी ज़्यादा होता है, सी वी कम होता है, क्यू पी ज़्यादा होता है, क्यू पी कम होता है। सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी। ठीक है ना, ये जब पढ़ोगे ना तब पता लग जाएगी क्यों ये ज़्यादा होते हैं क्यों कम होते हैं। देखो सी पी माइनस सी वी, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूँ तो वो होता है एन आर, और सी पी माइनस सी वी अगर मैं रियल गैस की बात करूँ तो वो भी होता है एन आर अपॉन में एन आर इज इक्वल टू 1। और ये नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना आइडियल गैस वो इक्वेशन देखते हैं उनकी, कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है। देखो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं रियल गैस इक्वेशन की बात करूं तो पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो पी क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल,